Please like, subscribe and share our channel, The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो है बैंकिंग भाग 3। और वीडियो का जो मुख्य चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले वीडियो में हमने दो प्रभाव समझे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक प्रभाव जो था वो था इन्फ्लेशन का या स्फीति का, और एक प्रभाव हमने पढ़ा था संकुचन का यानी डिफ्लेशन का। स्फीति का मतलब महंगाई से लिया जा सकता है और संकुचन का मतलब जो है वो मंदी से लिया जा सकता है। और इन्हीं प्रभावों को दूर करने के लिए जो है वो एक देश का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का देश में मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है। यानी हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और दूसरी बात जो है कि आरबीआई के द्वारा देश में मुद्रास्फीति या संकुचन के नियंत्रण के लिए यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंट्रोल के लिए, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो दो उपकरण आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अगर उपकरणों की बात करें या दो मदें हैं मॉनेटरी पॉलिसी की जिनके द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है, मौद्रिक नीति को जो है वो तैयार किया जाता है। इनके दो उपकरण होते हैं देश के अंदर। पहला उपकरण जो है वो है परिमाणात्मक उपकरण या क्वांटिटेटिव बोला जाता है इसे। पहले उपकरण का नाम है परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक उपकरण के अंदर कुछ उपाय आते हैं जिससे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को नियंत्रित किया जा सके। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो परिमाणात्मक उपाय है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या इसे हिंदी में बोला जाएगा तो बोला जाएगा नकद आरक्षित अनुपात। CRR कैश रिजर्व रेशियो या CRR क्या है कि बैंकों की पूंजी का वो भाग या बैंकों की कैपिटल का वो पार्ट जिसे बैंकों को आरबीआई के पास जमा रूप में रखना पड़ता है। यानी बैंकों की कुल मांग जमा और नकद जमा या मांग जमा का वो भाग जिसे किसके पास रखना पड़ता है, बैंकों को आरबीआई के पास, उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो या CRR या नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। जब भी मुद्रास्फीति होती है तो इस नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, और जब भी संकुचन होता है यानी डिफ्लेशन होता है तब इस नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। आगे इसको उदाहरण से समझेंगे। पहले हम SLR के बारे में बात करेंगे। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है या वैधानिक तरलता अनुपात क्या है कि बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ भाग या अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट नगद रूप में, तरल परिसंपत्तियों के रूप में, या फिर किसी सिक्योरिटी के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। और जो पैसा बैंकों को अपने पास नकद स्वर्ण प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है उस अनुपात को SLR या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। और यह भी वैसे ही काम करता है जैसे CRR काम करता है। यदि मुद्रास्फीति होगी तो इस SLR को बढ़ा दिया जाएगा और संकुचन की स्थिति में यानी मंदी की स्थिति में, डिफ्लेशन की कंडीशन में इस अनुपात को कम कर दिया जाएगा। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि माना बैंकों के पास जो जमाएं आई हैं वो 100 रुपए मूल्य की हैं, यानी टोटल बैंकों के पास जो जमाएं आई हैं वो 100 रुपए मूल्य की हैं। अब क्या हुआ कि बैंक ने जो है वो CRR बना रखा है 5% और बैंकों ने SLR जो बना रखा है वो बना रखा है 20%। ऐसे में क्या होगा कि बैंकों को आरबीआई के पास 100 रुपए में से कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, 5 रुपए। और SLR के रूप में अपने पास बैंकों को 100 रुपए में से कितना रुपए रखना पड़ेगा, 20 रुपए। यानी ये टोटल 25 रुपए जो है वो बाजार में बैंक ऋण के लिए निर्गमित नहीं कर सकती। तो बैंकों के पास जो बची राशि है वो 75 रुपए है, 75 रुपीज। ये 75 रुपए वो रुपए हैं जिन्हें बैंक जो है वो बाजार में ऋण के लिए प्रयोग कर सकती है या व्यापारी वर्ग को उधार देने के लिए बैंक इस पैसे का प्रयोग कर सकती है। जैसा कि हमने बैंकिंग पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि बैंकों के दो मुख्य काम होते हैं, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। तो इस 75 रुपए का बैंक जो है वो प्रयोग कर सकता है ऋण देने के लिए या लोन देने के लिए।
अब हमारी स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं कि यदि बाजार में इन्फ्लेशन होता है तो, यानी बाजार में यदि मुद्रास्फीति होती है तो बैंकों द्वारा इस रेट को बढ़ा दिया जाता है। कैसे समझेंगे कि वही बात कि बैंकों के पास जमाएं हैं 100 रुपए की, और बैंकों ने क्या किया, इस CRR कैश रिजर्व रेशो नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाकर जो है वो 7% कर दिया, और इस SLR को जो है वो 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया। ऐसे में बैंकों को जो है वो लोन देने के लिए जो पैसा बचेगा वो अगर इसे टोटल करें तो 25 और 7 जो है वो आता है 32, और बैंकों की लोन देने की क्षमता जो है वो 68 रुपए से रह जाएगी। पहले बैंक लोन दे पा रहे थे 75 रुपए का, और अब बैंक लोन दे पा रहे हैं 68 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हुई, सीमित हुई, या लोन देने की कैपेसिटी लिमिटेड हुई, तो उसी के बाद क्या होगा, बाजार में पैसा आने की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी, या बाजार में मनी कंट्रोल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, बाजार में जो इन्फ्लेशन की स्थिति है या मुद्रास्फीति की स्थिति है उसके प्रभाव को कम किया जा सकेगा। तो ये फायदा होता है, ये प्रभाव होता है SLR और CRR का। वापस सुनना कि CRR का मतलब वो अनुपात जो बैंकों को जो है वो RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। SLR का मतलब वो अनुपात जिसे बैंकों को अपने पास नगद कोषों के रूप में, संपत्ति के रूप में, या बॉन्ड के रूप में, या किसी प्रकार की जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है, उसे SLR कहा जाता है। अब इसके विपरीत अगर हम एक स्थिति की बात करें कि यदि मुद्रा संकुचन होता, मुद्रा संकुचन की स्थिति में अगर हम इस पहले वाले को मानते हैं तो क्या करते हैं कि मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन मतलब डिफ्लेशन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या है कि मान लिया कि बैंक की जो है वो CRR 7% है, मतलब बैंकों को RBI के पास 7% पैसा रखना है, और 25% पैसा जो है वो बैंकों को रखना है अपने पास। इसका मतलब बैंक 68% जो है वो 32% पैसा जो है वो अपने और RBI के पास रखेगी, और बैंक की लोन देने की क्षमता कितने रुपए तक की है, 68 रुपए तक की। अब क्या हुआ कि 68 रुपए बैंक की क्षमता हुई, और इस स्थिति में क्या हुआ कि मंदी है, डिफ्लेशन है। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा, इन अनुपातों में कमी कर देगा, इन अनुपातों में कमी कर देगा। इस दर को मान लिया बैंक ने 7% से घटाकर 5% कर दिया, और इस दर को बैंक ने 25% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया, 20%। ऐसी स्थिति में बैंकों की लोन देने की क्षमता जो है वो 68 से बढ़कर 75 रुपए हो जाएगी, और इससे बाजार में पैसे की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा, या ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ क्रेडिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बैंकों की, और इससे बाजार में मंदी के प्रभाव या डिफ्लेशन के इफेक्ट को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दोनों अनुपात जो है वो हमारे काम में आते हैं। इस पर प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनता है कि यदि RBI जो है वो मंदी की स्थिति है तो CRR या SLR में क्या करेगा, तो CRR को मंदी की स्थिति में जो है वो RBI कम कर देगा, SLR को कम कर देगा, और यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो RBI द्वारा क्या किया जाएगा, तो CRR नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा, और वैधानिक तरलता अनुपात को भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि ये सारा सिस्टम रिलेटेड है बाजार में पैसा से। अगर जो है वो रेट बढ़ जाएंगी तो बाजार में बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, और बाजार में पैसा कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा, या मुद्रास्फीति नियंत्रित आ जाएगी। और अगर इस दर को हम जो है वो घटा देते हैं तो बाजार में पैसा अतिरिक्त आ सकता है, और इससे क्या होगा, मंदी के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह है CRR और SLR की कहानी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैंक दर की। तो बैंक दर वो दर है जिस पर, बैंक रेट वो दर है जिस पर RBI या देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, या प्रथम श्रेणी या फर्स्ट कैटेगरी के लोन की जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक दर वो दर है जिस पर RBI के द्वारा बैंकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है या लोन दिया जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। और स्फीति और संकुचन में इसका प्रभाव कैसे होगा, यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो RBI बैंक रेट को बढ़ा देगा, या RBI के द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर दी जाएगी। और यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो RBI द्वारा बैंक दर को कम कर दिया जाएगा। अब इससे प्रभाव कैसे पड़ेगा, या बाजार में पैसा नियंत्रित कैसे होगा, या स्फीतिकारी प्रभाव या संकुचनकारी प्रभाव कैसे काम करेंगे, तो इसको समझते हैं कि यदि RBI ने बैंक दर को बढ़ा दिया,
इन्फ्लेशन की स्थिति है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, और महंगाई में आरबीआई यदि बैंक दर को बढ़ा दे, इससे बैंकों को मिलने वाले लोन की दर ज्यादा हो जाएगी, और बैंक जो अपने कस्टमर्स को जो है लोन प्रोवाइड करवाता है या अपने ग्राहकों को ऋण देता है, उस दर में बैंक वृद्धि कर देगा, और इससे लोन लेने वाले लोगों की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी, और बाजार में इस इन्फ्लेशन या स्फीति के प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा, यानी बाजार में पैसे की मात्रा को कम किया जा सकेगा। और इसके विपरीत यदि बैंक दर जो है उसे कम कर दिया जाएगा, यानी संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन की कंडीशन में जो है वो आरबीआई के द्वारा बैंक दर में कमी कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि बैंक जो है उन्हें लोन सस्ता मिलेगा आरबीआई से, और बैंक भी अपने ग्राहकों को पहले से कम दर पर लोन उपलब्ध करवाएंगे। ऐसी स्थिति में लोन लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, या बैंक जो है वो आसानी से ज्यादा लोन वितरित कर पाएंगे, बाजार में पैसे की मात्रा जो है वो ज्यादा आ पाएगी, और इससे संकुचन या डिफ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार ये दोनों जो है वो इसको बढ़ाना और कम करना, स्फीति और संकुचन को नियंत्रित करने में सहायक है। और इस परिमाणात्मक का अगला उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में, ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर लिया जाता है, उन्हें खरीदा या बेचा जाता है, तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। और इस ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाओं के तहत यदि बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच दिया जाता है। इससे बाजार में पैसे का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और यदि संकुचन की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति है, तो आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद लेता है, और इससे क्या होता है, लोगों के पास पैसे का आगमन होता है, या बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, और इससे संकुचनकारी प्रभाव या डिफ्लेंट्री इफेक्ट को जो है वो कम किया जा सकता है, डिफ्लेशन को या मुद्रा संकुचन को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये मौद्रिक नीति के या मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव उपाय थे 4। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीआरआर का मतलब वो पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है जमा के रूप में। एसएलआर का मतलब जो बैंक अपने पास रखेंगे। बैंक दर का मतलब जिस दर पर बैंकों को आरबीआई से ऋण मिलेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर लिया जाता है तो उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। और इन चारों के प्रभाव के माध्यम से देश के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, स्फीति संकुचन को नियंत्रित किया जा सकता है, और जो है आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो अगर हम बात करें इन पर संभावित प्रश्नों की, तो प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न यदि एक सामान्य परीक्षाओं में आएगा तो सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के यानी मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव उपकरण कौन कौन से हैं? तो ये चार उपकरण जो है वो मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक माने जाते हैं। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं। सामान्य रूप से यह प्रश्न बनेगा। अगर इसके बाद प्रश्न और विस्तार से बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाएगा? प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि यदि बाजार में मुद्रास्फीति है तो आरबीआई द्वारा सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर में क्या परिवर्तन किया जाएगा? तीनों पर प्रश्न बन सकता है। तो यदि बाजार में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो आरबीआई सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट इन तीनों दरों को बढ़ा देगा या इंक्रीज कर देगा। और यदि बाजार में संकुचन की स्थिति है, डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो आरबीआई के द्वारा इन तीनों दरों में कमी कर दी जाएगी। और इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि बाजार में पैसे की मात्रा को कम करना या बाजार में पैसे की मात्रा को बढ़ाना। बाजार में पैसे की मात्रा कम कब की जाएगी? जब पहले से इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी। और बाजार में पैसे की मात्रा को बढ़ाया कब जाएगा? जब बाजार में संकुचन होगा या डिफ्लेशन होगा। इसके अलावा इस पर क्या प्रश्न बन सकता है? इस पर प्रश्न बन सकता है कि खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो खुले बाजार की क्रियाएं वो है जिसमें आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। अब यह पूछा जा सकता है कि इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो यदि मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच दिया जाएगा या सेल कर दिया जाएगा। और यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय कर लिया जाएगा, परचेज कर लिया जाएगा। ये इस पॉइंट पर मुख्य रूप से प्रश्न बनते हैं
इसके अलावा इस पर प्रश्न बन सकता है कि मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आगे जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे गुणात्मक उपकरणों से या क्वालिटेटिव उपकरणों से, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। आगे जो है वो मैं आपको जो है वो और नए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। आपको प्रश्नों के हिसाब से वीडियो उपलब्ध करवाने की भी कोशिश की जाएगी। और हाँ, जो कुछ लोगों के सुझाव है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की ट्राई करें, उस पर भी मैं जो है वो ध्यान दूंगा और आगे जो है वो आपको जो है वो जल्दी वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।